नमस्ते बच्चों। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेटिक्स के अंतर्गत आगे हमें संचार के विकास के बारे में पढ़ना है। संचार का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। इसके 4 चरण होते हैं: मौखिक संचार, लिखित संचार, मुद्रण युग और दूर संचार युग। मनुष्य में संचार की प्रवृत्ति जो है अनादिकाल से चली आ रही है। केवल मनुष्यों में ही नहीं, पशुओं में भी यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है। संचार के माध्यम से जो आपस की बातचीत आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और मनुष्यों में हम इसके विकसित रूप को देख सकते हैं। जो पशु पक्षियों में और मानव में संचार की प्रक्रिया है, लेकिन इस संचार की प्रक्रिया में मानव के संचार की जो प्रक्रिया है वो अत्यंत विकसित है। जब मनुष्य जंगलों में रहता था तब अपनी भावनाओं, अनुभवों और विचारों को हाव भावों, संकेतों, ध्वनियों, चित्रों और कुछ चिन्हों से संचारित करता था। हम तो इतिहास पढ़ते समय ये सब सुन चुके होंगे कि जो सबसे पहले जो आदिम मनुष्य जो है आपस में संचार कुछ हाव भावों द्वारा, कुछ संकेतों द्वारा, ध्वनियों द्वारा, चित्रों द्वारा करते थे। कालांतर में उसने इसी से भाषा का विकास किया है। तो कालांतर में यानी कि पहले जो संकेतों और ध्वनियों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया करता था, तो कालांतर में इन संकेतों ध्वनियों के स्थान पर भाषा का विकास किया गया। यह निश्चित है कि मनुष्य ने बोलना पहले सीखा और उसके बाद ही लिखना सीखा। एक बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा जो है अपने घर परिवार में रहकर सबसे पहले माँ बाप और रिश्ते नातेदार जो कुछ भी बोलते हैं उसी का अनुकरण करते हुए वो बोलने लगता है। तो सबसे पहले वो तो बोलना सीखते हैं और इसके बाद ही लिखने का जो बारी आती है। इसके आधार पर संचार का जो पहला चरण है मौखिक संचार। अपने द्वारा विकसित की गई भाषा द्वारा संदेशों का संप्रेषण करना ही मौखिक संचार है। भाषा का विकास हुआ, उसने जिस भाषा को सीख लिया है उसके आधार पर विचारों का जो आदान प्रदान करना ही मौखिक संचार है। और अपने द्वारा विकसित की गई भाषा द्वारा संदेशों का जो संप्रेषण करना ही मौखिक संचार है। इसके बाद जो है द्वितीय चरण लिखित संचार आता है। दो लिखित संचार का आविष्कार हुआ। मानव अपने विचारों को लिखित अभिव्यक्ति देकर संप्रेषित करता था। पहले वो भाषा के माध्यम से अभिव्यक्तियों का संप्रेषण करता था, फिर उसे लिखित रूप से अभिव्यक्तियों का संप्रेषण करने लगे। वह अपनी सूचना या संदेशों को पत्थरों और भित्तियों में खोद कर रख देता और इस प्रकार संचार होता था। तो प्राचीन काल में जो मानव जो है सबसे पहले ध्वनियों, चिन्हों, संकेतों के माध्यम से संचार करता था, यानी कि अपनी अभिव्यक्तियों का एक्सप्रेशन करता था। उसके बाद वो उस संकेतों ध्वनियों के स्थान पर भाषा को प्रतिष्ठित कर दिया और भाषा के माध्यम से अपनी अभिव्यक्तियों को संचारित करने लगा। और उसके बाद जब लिखित संचार का प्रभाव हुआ, उन्होंने लिखना सीख लिया, तो उन लोगों ने भित्तियों और पत्थरों में खोद कर अपनी अभिव्यक्तियों को रख देते थे और इस प्रकार संचार होता था। और समय बीतते बीतते जो है मनुष्य ने मुद्रण कला का विकास किया, मुद्रण कला को खोज निकाला। इस प्रकार संचार का जो तीसरा चरण हुआ मुद्रण का युग। छापे खाने के आविष्कार के बाद मनुष्य ने संचार के लिए मुद्रण तकनीक का उपयोग किया। मानव ने भाषा का विकास किया, इसके माध्यम से मौखिक संचार किया, फिर लिखित संचार आ गया, फिर उसे छाप कर सुरक्षित करके रखना चाहते थे, तो इसके लिए मुद्रण का आविष्कार
किया। इसमें सूचना और संदेश लंबे समय तक संचरित कर प्रेषित करने की सुविधा है। तो जब हम मुद्रण कला का आविष्कार किया, वहां पर जो संदेश जो है उसे लंबे समय तक हम वहां पर सुरक्षित करके रख सकते हैं। विज्ञान के चमत्कार और सहायता से मनुष्य ने कई उपकरण खोज निकले, जिसमें संचार प्रक्रिया प्रभावी और व्यापक बन गई। तो ये जो है विज्ञान के चमत्कार, विज्ञान के जो विकास होता गया है, उसकी सहायता से मनुष्य ने नित्य नए नए खोज कर रहे हैं। और ऐसी खोज से संचार का एक चौथा चरण निकलकर बाहर आया, वो है दूर संचार युग। क्योंकि इस समय में दूर संचार का जाल बिछ गया। इन दूर संचार यंत्रों की सहायता से संदेशों, सूचनाओं को हम दूर दूर तक पहुंचाते हैं तथा जल्दी प्राप्त कर भी सकते हैं। आधुनिक युग में अत्याधुनिक संचार माध्यमों की खोज की गई है। मनुष्य सही अर्थों में एक संचार प्राणी बन गया है। दूर संचार का युग है, मास कम्युनिकेशन। तो पहले तो चिट्ठी लिखना था और बातचीत से काम होता था, फिर टेलीफोन, टेलीग्राम, फिर आगे जो है कंप्यूटर और ईमेल, फैक्स वगैरह वगैरह, जो आजकल संचार के लिए बहुत अधिक प्रसार में इस्तेमाल किया जा रहा है। उपग्रहों और इंटरनेट जाल ने संचार प्रक्रिया को सभी बंधनों से मुक्त कर दिया। तो आजकल उपग्रहों के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से नित्य नए नए जो संचार प्रक्रिया में सहायता देने वाले जो चीजों की भरमार हमें मिलते हैं। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी ने संचार क्षेत्र में जो है क्रांति ही मचा दी है। आज संचार की प्रक्रिया से उन्नत सोपानों को छू लिया है। आज संचार की प्रक्रिया ने उन्नत सोपानों को छू लिया है। मानव कल्याण और वसुधैव कुटुंबकम की उक्ति को सार्थक बनाने में संचार का विकास, संचार हमें सहायक सिद्ध होते हैं। तो संचार के विकास में जो है 4 चरण आते हैं: मौखिक संचार, लिखित संचार, मुद्रण संचार और दूर संचार। संचार प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने वाले कुछ कारक होते हैं। तो संचार को प्रभावी करने लायक बहुत सारी चीजें होते हैं, बहुत सारे कारक भी होते हैं। संप्रेषक को संदेश प्रेषित करने से पहले उसका अच्छी तरह विश्लेषण करना चाहिए। हम किसी को संदेश पास करना चाहते तो उसके पहले ही हमें अच्छी तरह उसका विश्लेषण करना चाहिए, ताकि ये संदेश सही है या झूठा है यह समझ में आना आवश्यक है। और फिर संग्राहक और संचार माध्यमों की उपलब्धता पर ध्यान देकर संदेश को संप्रेषित करना चाहिए। जो संचार माध्यम, यह संचार को संप्रेषित करने के लिए संचार माध्यम कितने उपलब्ध है, इस पर ध्यान देकर हमें संचार संप्रेषित करना चाहिए। संचार एकमार्गी न होकर द्विमार्गी होना चाहिए। एक तरफा नहीं होना चाहिए, द्वितरफा होनी चाहिए। और वातावरणों तथा परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाकर संचार का संप्रेषण करना चाहिए। वातावरण एवं परिस्थितियों को अनुकूल बनाकर संचार का संप्रेषण करना चाहिए। संचार प्रक्रिया में शामिल सभी संग्राहकों को प्रेरित करना चाहिए और उनकी प्रतिपुष्टि करनी चाहिए। तो संप्रेषित कर देना है, फिर उसकी प्रतिपुष्टि भी देनी चाहिए, फीडबैक भी हमें इकट्ठा करना चाहिए। अपने द्वारा की जाने वाली संचार संप्रेषण का मूल्यांकन भी करना चाहिए। जो संचार हम संप्रेषित करते हैं उसका मूल्यांकन भी हमें करना चाहिए और उसे प्रभावी बनाने वाले उपादानों का प्रयोग करना चाहिए। जिस तरीके से हमें संचार को बहुत अधिक इंप्रेसिव बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, उन सभी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। संग्राहक और संदेश की विषय वस्तु को ध्यान में रखकर
उपर्युक्त माध्यमों का चयन करना चाहिए जिससे कि संप्रेषक अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल हो जाए। तो संप्रेषक अपने उद्देश्य में सफल होने के लिए संचार प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले जो संचार माध्यमों की उपलब्धता पर हमें ध्यान रखना चाहिए और जो संदेश हम प्रेषित कर रहे हैं उसका विश्लेषण करना चाहिए, फिर उसे संप्रेषित करना चाहिए, फिर उसके बाद जो है फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि लेनी चाहिए, फिर उसके इवैल्यूएशन मूल्यांकन भी करना आवश्यक है। तो संचार एकमार्गी न होकर द्विमार्गी होना चाहिए, वातावरण के अनुकूल संप्रेषण करना चाहिए, संग्राहकों को प्रेरित करना चाहिए, प्रतिपुष्टि करनी चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए और माध्यमों का चयन करना चाहिए। इतनी चीजों पर हमें ध्यान रखें तो संचार प्रक्रिया हम प्रभावशाली रूप से संप्रेषित कर सकते हैं। आगे संचार के प्रकार। संचार के 4 प्रकार होते हैं: वैयक्तिक संचार, अंतरवैयक्तिक संचार, सामूहिक संचार और जन संचार। तो अब देखिए, जैसे कि विदित है कि संचार प्रक्रिया श्रोता एवं स्रोत के मध्य संचालित होने वाली प्रक्रिया है, परंतु कभी-कभी संचार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या के ऊपर उस संचार का स्वरूप भी निर्भर होता है। वर्तमान युग में संचार एवं साधनों के स्वरूप में काफी परिवर्तन हुआ है, फिर भी संचार की मूल विशिष्टताओं के आधार पर संचार के निम्नलिखित प्रकार हैं। तो संचार में श्रोता और वक्ता दोनों का होना आवश्यक होता है और संचार में जितने भी लोग शामिल होते हैं उसके हिसाब से संचार का स्वरूप निर्भर होता है। संचार साधनों का स्वरूप काफी परिवर्तित हुआ है आजकल। संचार की विशेषताओं को आधार बना के इसके 4 भेद माने जाते हैं: वैयक्तिक संचार, अंतरवैयक्तिक संचार, सामूहिक संचार और जन संचार। वैयक्तिक संचार में जो है व्यक्ति स्वयं अपने आप से अथवा व्यक्ति विशेष के बीच जो संचार किया जाता है वह संचार जो अंतर्मुखी भी होता है। स्वयं के अनुभव, विचार इत्यादि के आधार पर व्यक्ति घटना या परिणामों का मूल्यांकन करता है। अनेक बार हम अपने ही द्वारा ऐसे विचारों के संकेतों को ग्रहण कर सकते हैं और उसी के अनुरूप हमारे अंदर संचार की स्थिति भी निर्मित होती है। इस संचार में भाषा, संकेत अथवा प्रत्यक्ष रूप में किसी संप्रेषण की जरूरत नहीं रहती। इसे अंग्रेजी में टेलीपैथी कहते हैं। उदाहरण के रूप में जो कहें तो बैठे बैठे हमें विचार आता है कि दोस्त से मिलना है और हम तैयार होकर दोस्त से मिलने जाता है, तो ये वैयक्तिक संचार है। तो व्यक्ति जो वैयक्तिक संचार यानी कि व्यक्ति स्वयं अपने आप से अथवा व्यक्ति विशेष के बीच में जो संचार होता है उसे ही हम वैयक्तिक संचार कहते हैं। अंतरवैयक्तिक संचार जो है 2 व्यक्तियों के बीच में वो संचार होता है। अंतरवैयक्तिक संचार वो संचार प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा प्रेषित संदेश दूसरे व्यक्ति द्वारा सीधे ग्रहण किए जाते हैं। इसके अंतर्गत उस छोटे से समूह को भी सम्मिलित कर सकते हैं जिसमें फीडबैक तुरंत संभव हो सके। इस प्रक्रिया में संदेश, मुस्कुराहट, आंखें दिखाना, इशारों एवं आवाज द्वारा सूचनाओं को संप्रेषित हम कर सकते हैं। टेलीफोन द्वारा भी ऐसा संचार होता है। इस संचार प्रक्रिया में संप्रेषक, संदेश, ग्राह्यता, प्रभाव और प्रतिपुष्टि का होना आवश्यक है। वैयक्तिक व्यक्ति विशेष के बीच, अंतरवैयक्तिक 2 व्यक्तियों के बीच। वैयक्तिक में एक व्यक्ति अपने आप से जो संचार करता है वही अंतरवैयक्तिक जो है 2 व्यक्तियों के बीच होता है। आगे सामूहिक संचार। समूह संचार में व्यक्तियों का एक समूह मिलजुल कर आमने सामने बैठकर विचार विमर्श तथा गोष्ठियों द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान कर संचार प्रक्रिया करता है। सभा, गोष्ठी, परिचर्चा, नाटक, संगीत, वाद विवाद, प्रतियोगिता, नृत्य इत्यादि आयोजनों के द्वारा समूह संचार प्रक्रिया
संचालित होती है। इसमें भी संचार प्रक्रिया के मूलभूत तत्वों का होना आवश्यक होता है। एक समूह के बीच में जो संचार होता है वही सामूहिक संचार है। जो गोष्ठियां हैं, परिचर्चाएं हैं, संगोष्ठी हैं, नाटक है, संगीत है, वाद विवाद है, प्रतियोगिता है, ये सब सामूहिक संचार है। आगे 14 जो है जनसंचार। जनसंचार में बहुत या भारी मात्रा में बिखरे लोगों तक संचार माध्यम द्वारा संदेश या सूचना पहुंचती है। जनसंचार को अंग्रेजी में मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। जनसंचार का प्रवाह आदि व्यापक और असीमित होता है। जनसंचार तकनीकी एवं संस्थात्मक आधार पर आधारित विशाल अथवा व्यापक रूप में लोगों तक सूचना संग्रह एवं प्रेषण पर आधारित प्रक्रिया है। मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत एक विशाल जनसमूह जो कहीं कहीं बिखरे हुए हो, उन सभी पर हम संदेश दे सकते हैं, संचार मैसेजेस हम पास कर सकते हैं। वास्तव में यह संचार प्रक्रिया का विकसित एवं अत्यंत उच्चतम और आधुनिकतम स्तर ही जनसंचार है। तो देखिए, वैयक्तिक संचार में व्यक्ति विशेष के बीच होता है, अंतर्मुखी होता है, स्वयं के अनुभव, विचार आदि के आधार पर घटनाओं का मूल्यांकन करता है। भाषा, संकेत अथवा प्रत्यक्ष रूप से किसी संप्रेषण की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी में इसे टेलीपैथी कहते हैं। अंतरवैयक्तिक दो व्यक्तियों के बीच होता है। एक व्यक्ति द्वारा प्रेषित संदेश दूसरे व्यक्ति द्वारा सीधे ग्रहण किया जाता है। इस संचार प्रक्रिया में संप्रेषक, संदेश ग्राह्यता, प्रभाव और प्रतिपुष्टि का होना आवश्यक है। इसमें व्यक्तियों का एक समूह मिलजुल कर समूह संचार में आमने सामने बैठकर विचार विमर्श तथा गोष्ठियों द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान कर संचार प्रक्रिया करता है। तो जनसंचार बहुत या भारी मात्रा में बिखरे लोगों तक संचार माध्यम द्वारा संदेश या सूचना पहुंचाती है। अंग्रेजी में इसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं। यह संचार प्रक्रिया का विकसित, उच्चतम और आधुनिकतम स्तर है। प्रभावशाली संचार में क्या होता है, उसमें स्पष्टता, पूर्णता, सत्यता, रोचकता, उद्देश्यपूर्णता, पूरकता, संक्षिप्तता, निरंतरता, जागरूकता तथा संस्कारों का होना आवश्यक है। प्रभावशाली संचार के लिए ये सब बहुत ही आवश्यक है। तो ये भी नहीं, संक्षेप में हम कह सकते हैं तो जनसंचार एक प्रभावशाली माध्यम है जो समूह के बीच सीधा संपर्क स्थापित कर जन आकांक्षाओं को पूरा करता है तथा जन समूह के कल्याण के लिए अग्रेसित होता है। अन्य संचार माध्यमों से जनसंचार की यही खूबी है कि वो प्रभावशाली माध्यम है और जनता की आवश्यकताओं के आधार पर उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। विशाल जन समुदाय के कल्याण के लिए वो अग्रेसित होता है। आधुनिक युग वैज्ञानिक युग है और इस युग में समाज पर जनसंचार का ही गहरा प्रभाव पड़ता है। आज का युग जो है विज्ञान का युग है, वैज्ञानिक युग है। यहाँ पर जो जनसंचार का प्रभाव ही ज्यादातर जनताओं पर पड़ता है। हम चाहे किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, बिना इसके हम नहीं रह सकते। हम जो कोई भी क्षेत्र के लोग हो, तो इसके बिना, जनसंचार के बिना हम जी नहीं सकते। तो इन सभी से हम इस तथ्य पर पहुंच सकते हैं कि संचार का संप्रेषण जो है माध्यमों द्वारा होता है। आधुनिक समय में नित्य नए जो प्रौद्योगिकी का विकास होता है, नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम करते हैं, इसके कारण जो नवीन अभिव्यक्तियां सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में उभर कर सामने आते हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सूचना और संचार का संबंध महत्वपूर्ण है। हमने पहले भी वो बात कह चुकी है।
सूचना को संचारित करना ही सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य कार्य है। सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य कार्य क्या है, ये भी हमने पहले ही देख चुके हैं। सूचनाओं का जो संचारित करना, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी और उसकी भाषा महत्वपूर्ण घटक है। इन तीनों का सम्मिलित रूप ही सूचना प्रौद्योगिकी के मूल में है। क्या क्या है वो? ये है कि सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सूचना संचार का महत्वपूर्ण संबंध है और सूचना को संचारित करना सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य कार्य है। और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी और उसकी भाषा महत्वपूर्ण तत्व है। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सूचना से तात्पर्य उस सामग्री से है जो हमें इंटरनेट या वेब, कंप्यूटर, मोबाइल फोन या फिर किसी भी जनसंचार माध्यम द्वारा मिलती है। जनसंचार माध्यम कोई भी हो, उनमें से हमें जो सूचनाएं मिलती है ये सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आते हैं। सूचनाएं दो प्रकार की होती है, सामान्य सूचनाएं और ज्ञानात्मक सूचनाएं। सामान्य सूचनाएं प्रायः ऐसी होती है जिनका मतलब जो है बहुत तात्कालिक होता है, जैसे व्यक्तिगत, राजनीतिक, सामाजिक, व्यावसायिक, व्यापारिक, वाणिज्यिक सूचनाएं। दूसरी सूचना जो है ज्ञानात्मक सूचना, इसका संबंध ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित है और इनको हम संदर्भ ग्रंथों की सहायता से उपयोग में ला सकते हैं। स्थायित्व के आधार पर सूचनाएं दो तरह की होती है, स्थिर और गत्यात्मक। गत्यात्मक का मतलब है परिवर्तनीय। स्थिर सूचनाएं लंबे समय तक माध्यमों में उसी रूप में बनी रहती है। माध्यमों में जो है बहुत ही समय तक उसी रूप में दिखाई देता है, वही स्थिर है। जैसे शब्दकोश, विश्वकोश, इतिहास, कला, संस्कृति आदि, ये कभी भी बदलते नहीं है। गद्यात्मक सूचना जो है हर मिनट, हर लम्हे, हर खंडों, हर दिनों, हर सप्ताह, महीनों में उसमें परिवर्तन आता रहता है। इसे हमेशा समयानुसार अद्यतन करना पड़ता है। सूचना प्रौद्योगिकी के लिए सूचना के तीन पक्षों पर विचार करना आवश्यक है, चयन, प्रस्तुतिकरण और भाषा शैली। क्या क्या है? चयन, प्रस्तुतिकरण और भाषा शैली। चयन में प्रयोक्ताओं की आवश्यकता है, उनकी अभिरुचि और सामग्री के कानूनी पक्षों को ध्यान में रखा जाता है। संदेशों को ग्रहण करते समय उसके कानूनी पक्ष और लोगों की अभिरुचि, इन पर ध्यान रखना चाहिए। और फिर उसका जो प्रस्तुतिकरण करते समय सामग्री की जो प्रकृति और कलात्मकता पर दृष्टि डालना चाहिए। सामग्री इंटरेस्टिंग तौर से हमें दूसरों के सामने प्रस्तुत करना है, जो अधिक आकर्षक, सरल तथा संप्रेषणीय हो, उसे हम इन प्रौद्योगिकी के लिए चुन सकते हैं। और सूचना की भाषा शैली के अंतर्गत प्रायः छोटे वाक्य, सरल और रोचक वाक्य लिए जाते हैं, ताकि जिनके द्वारा संक्षेप में अधिक से अधिक और प्रभावकारी, प्रभावपूर्ण ढंग से वांछित सूचनाएं प्रयोक्ताओं तक पहुंच जाए। तो चयन, प्रस्तुतिकरण, भाषा शैली। चयन करते समय हम उसके कानूनी पक्ष और लोगों की अभिरुचि उस पर ध्यान रख देते हैं। प्रस्तुतिकरण करते समय और उस सामग्री की जो प्रकृति, उसकी कलात्मकता पर ध्यान रखना चाहिए, उसे किस तरीके से हम आकर्षक बना सकते हैं। भाषा शैली के अंतर्गत हम छोटे छोटे, सरल और रोचक वाक्यों को लिया जा सकता है। तो इसी प्रकार प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है उन तकनीकी उपकरणों में से जो दृश्य श्रव्य रूप में सूचना को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने के माध्यम का काम करते हैं। तो प्रौद्योगिकी दृश्य श्रव्य माध्यम से दोनों ही तरीके से सूचना को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने के माध्यम के रूप में काम करते हैं। इनमें टेलीविजन, टेलीफोन, प्रिंटर, इंटरनेट, कंप्यूटर, मॉडेम, स्कैनर, वीडियो, कैमरा, सैटेलाइट आदि सभी उपकरण शामिल हैं।
आज प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नित्य नए नए परिवर्तन होते जा रहे हैं। दो या दो से अधिक टेक्नोलॉजी युक्तियों को आपस में जोड़ के इसका प्रयोग हम करते हैं। जो हम आजकल जो गूगल मीट, गूगल क्लासरूम के अंतर्गत हम गूगल मीट चलाते हैं, है ना, तो ये दो प्रौद्योगिकी का एक साथ इस्तेमाल है। ताकि इसका प्रयोग कॉम्पैक्ट रूप में हम कर सकें, एक कॉम्पैक्ट के रूप में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में मोबाइल फोन पर ही आज इंटरनेट की सुविधा है। पहले तो मोबाइल फोन पे इंटरनेट नहीं था, एक छोटा सा डिवाइस था मोबाइल फोन, तो वो सिर्फ जो है कॉल करने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन आजकल जो है उसमें जो कंप्यूटर में हम जो कुछ भी चीज देखते हैं वो सब इंटरनेट की सुविधा से मोबाइल पर हम देख सकते हैं, स्मार्टफोन की तरह। भाषा सूचना प्रौद्योगिकी का जो तीसरा घटक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। इसकी सहायता से ही सूचनाएं तैयार की जाती है तथा सूचनाएं भेजी जाती है और प्रयोक्ता पर्दे पर अंकित सूचना को इसी के जरिए ही ग्रहण करता है। अगर प्रयोक्ता भाषा की जानकारी नहीं रखता तो वह सूचना प्रौद्योगिकी का पूरा लाभ उठा नहीं सकता। प्रयोक्ता को कम से कम इसमें काम में आने वाली भाषा की बहुत ही नहीं तो कार्य साधक या काम चलाऊ ज्ञान रखना आवश्यक है। लगभग 80% जानकारी अंग्रेजी में ही मिलती है। इस प्रकार इन तीनों का सम्मिलित रूप ही सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में उभर कर सामने आता है। सूचना किसी भी पूर्व निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए आंकड़ों का संक्षिप्तीकरण है। ये सब मैंने पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं। आंकड़ों का सूचना में परिवर्तन डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। इस सूचना को जब किसी प्रौद्योगिकी के माध्यम से भाषा का रूप पहनाकर किसी संबंधित संदर्भ में उपयोग किया जाता है तो वह सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में ज्ञान कहलाते हैं। तो ये सब हमने इस चैप्टर के बीचों बीच इनके बारे में मैंने आपसे कह चुकी है। फिर भी ये अंत में, इस चैप्टर के अंत में संक्षेप के रूप में कह सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से कम समय में सूचना का स्थानांतरण, रिकॉर्डिंग, संक्षिप्तीकरण और प्रसारण किया जाता है। तो क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से कम समय में सूचना का स्थानांतरण, रिकॉर्डिंग, संक्षिप्तीकरण और प्रसारण किया जाता है। तो हमारे ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगले सेमेस्टर में और एक विषय के साथ फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।